नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एमएस सर्जरी का बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस के बाद। आप ऑलरेडी चॉइस कर चुके होंगे। अगर आपका फाइनल एमबीबीएस हो चुका है, आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पहले से सोच लिया होगा कि आपको मेडिसिन साइड में जाना है या सर्जिकल साइड में। अगर आपने नहीं सोचा है तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने सोच लिया है कि आपको सर्जिकल साइड में जाना है, तो इसमें भी आपने सोच लिया होगा कि आपको एमएस सर्जरी चाहिए, एमएस ऑप्थेम चाहिए, एमएस ईएनटी चाहिए, या एमएस आर्थो चाहिए, या फिर एमएस गायनी चाहिए। तो ये चार पांच फील्ड में आपने पहले से अगर सोच लिया है और आपका अगर ऑप्शन एमएस सर्जरी है, तो फिर ये वीडियो आपको देखना है कि एमएस सर्जरी में क्या पॉसिबिलिटी है और आप क्या बनने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप एमएस सर्जरी के बाद भी आगे में एमसीएच करना चाहते हो, तो फिर एमएस सर्जरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। उस फील्ड के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि एमएस सर्जरी आपका एक बेस है एमसीएच के लिए। आपको एमसीएच करना है, मतलब आपको एमसीएच न्यूरो, एमसीएच यूरो, एमसीएच गैस्ट्रो, एमसीएच ओंको, एमसीएच प्लास्टिक, ये सभी ब्रांच आपको ओपन है। तो उसके लिए आपको एमएस सर्जरी करना है। ये आपका बेस तैयार हो जाएगा सर्जिकल फील्ड का। तो इसके लिए ये एकदम बेस्ट है एमएस सर्जरी। लेकिन अगर आपको आगे जाके कुछ नहीं करना है, एमसीएच नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एमएस सर्जरी के भरोसे ही प्रैक्टिस करना है, तो फिर ये आपके लिए कैसा साबित होने वाला है, या आपको इसके क्या प्रॉब्लम जाने वाले हैं, ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम देखेंगे कि एमएस सर्जरी आज से 20 साल पहले कैसा था। 20 साल पहले यानी जब मैंने एमएस किया था, तो हम एमएस सर्जरी करने के बाद क्या क्या सीखे थे अपने कॉलेज में, और हम क्या क्या करते थे। एमएस सर्जरी हमने जब सीखा तो हमने स्काल्प तोड़ के जो न्यूरो सर्जरी होती है, यानी एपिड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा, ये भी करते थे। यानी इसके लिए जो बर होल करते थे वो हम ही करते थे। हमने ही सीखा, हम इमरजेंसी में ये सभी पेशेंट ऑपरेट करते थे। जब हमने अपने पीजी में सीखा तो थायराइड भी हम ही करते थे। ईएनटी सर्जरी का डिपार्टमेंट था, वो भी ईएनटी सर्जरी करते थे, लेकिन ज़्यादातर थायराइड के केसेस जनरल सर्जन ही करते थे आज से 20-25 साल पहले। ब्रेस्ट सर्जरी तो बिल्कुल हम ही करते थे और कोई हाथ नहीं लगाता था, तब तो उनको सर्जन वगैरह कोई नहीं थे। तो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी सभी हम करते थे। उसके बाद आइए देखते हैं कि गॉलब्लैडर की सर्जरी या हिपेटोबिलियरी सर्जरी, जो है अभी हिपेटोबिलियरी सर्जन कहते हैं या गैस्ट्रो सर्जन जो बोलते हैं, तो वो सर्जरी भी हम ही करते हैं। गॉलब्लैडर सर्जरी भी करते थे, और जो हिपेटोबिलियरी पोर्टल की सर्जरी जो करते थे वो भी हम ही करते थे। इसे हेड ऑफ पैंक्रियास की सर्जरी हम ही करते थे, यानी जनरल सर्जन ही करते थे। उसके बाद और नीचे जाते साइड में, यानी किडनी के कैलकुलस यानी पाइलोलिथोटॉमी, यूरेटर के कैलकुलस यानी यूरेटरोलिथोटॉमी हम ही करते थे। और नीचे जाते हैं ब्लैडर की सर्जरी, ब्लैडर कैलकुलस निकालना वो भी हम करते थे। ब्लैडर से प्रोस्टेट ग्लैंड निकालना वो भी हम करते थे। इसके नीचे आएंगे तो कभी कभी या बहुत बार तो यूट्राइन कैंसर की सर्जरी यानी टोटल अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी भी हम करते थे, क्योंकि उस समय गायनेकोलॉजिस्ट ये सर्जरी नहीं करते थे, आज से 20-25 साल पहले की बात। और उसके नीचे जाएंगे तो प्रोक्टोलॉजी यानी एनल कैनल, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, ये सर्जरी हम ही करते थे। और फिर नीचे पैर की सर्जरी में जो फॉर्नियर क्या बोलते हैं, गैंग्रीन्स है, स्क्रोटल गैंग्रीन है, टेस्टिकुलर कैंसर है, फाइब्रोसिस, ये सब हम करते थे। पैर के सर्जरी में जो ब्लैकनिंग ऑफ फुट वगैरह, जो गैंग्रीन रहता है, गैंग्रीन फुट वगैरह, वो सब हम करते हैं। तो इतनी सारी सर्जरी करने के बावजूद आज हम आपको बताने चाहते हैं कि हम क्या करते हैं। यानी आज के डेट में अगर कोई जनरल सर्जन बनता है तो वो क्या करेंगे। वो सिर्फ करेगा सुपरफिशियल लंप यानी सीबेसिस सिस्ट, लाइपोमा, डर्माइड सिस्ट, जो भी अपने बॉडी के ऊपर छोटे मोटे लंप रहते हैं जो लोकल में करना पड़ता है वो करेगा। उसके बाद थायराइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी ईएनटी सर्जन कहते हैं और ईएनटी सर्जन ही ज़्यादा करते हैं थायराइड की गठाने, तो थायराइड भी आप नहीं कर पाओगे। आप कर पाओगे लेकिन एक मैं लीगल तरीके से बता रहा हूँ, मतलब नहीं करूँगा ऐसा मतलब आप कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं, लेकिन एक इसमें लीगल बाइंडिंग आ गई है। हर चीज़ में आजकल लीगल मैटर होता है,
आपको कोर्ट में पहले जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों की। अगर आप ईएनटी के स्पेशलिस्ट नहीं है तो कोर्ट आपको ये पूछ सकता है कि आपने थायराइड क्यों की। हो सकता है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता है। जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर किया, उसका रिकरेंस हो गया, जबकि आपने ट्रेनिंग लिया है ब्रेस्ट ऑपरेट करने की, आपने सब किया है, लेकिन फिर भी अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में रिकरेंस हुआ तो कोर्ट आपको वही पूछेंगे कि आपने क्यों किया, उनको सर्जन को क्यों नहीं बुलाया, या ब्रेस्ट कैंसर सर्जन को क्यों नहीं बुलाया। तो आपके पास जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं हो कि कोर्ट में आप केस हार जाओगे, इसलिए आप वो भी नहीं कर पाओगे। और किडनी की कैलकुलस तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ओपन प्रोसीजर थी। अभी तो पूरी दूरबीन वाले केसेस आ गए हैं, तो दूरबीन वाला ही ठीक है आज के डेट में। तो कोई एक छोटा सा कैलकुलस किडनी का निकालने के लिए इतना बड़ा इंसिजन तो लगा नहीं सकते, तो वो सर्जरी सब यूरोसर्जन के पास चली गई है। प्रोस्टेट सर्जरी यूरोसर्जन के पास है, ब्लैडर कैलकुलस, यूरेटर कैलकुलस, किडनी कैलकुलस सभी यूरोसर्जन के पास है। इवन आपका फाइमोसिस, सर्कमसिजन के केसेस भी आजकल यूरोसर्जन ही कहते कि हम ही इसके स्पेशलिस्ट हैं। तो आपके पास रह क्या गया? सिर्फ पाइल्स फिशर फिस्टुला, पाइल्स फिशर फिस्टुला, अपेंडिक्स और कभी कभी गॉल ब्लैडर, बस इतने ही केसेस आपके पास बचते हैं ऑपरेट करने के लिए, और भी ये छोटे मोटे लंप। तो इतनों से केसेस से आप क्या सर्वाइव कर पाओगे? आपकी प्रैक्टिस ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत जा सकती है। हाँ, दूसरी एक बात, जैसे बाकी पैथी में मेडिसिन और सर्जरी के 50-50% आपके ओपीडी में आते हैं। जैसे हड्डी के केसेस में, यानी एमएस आर्थो के पास घुटने के दर्द वाले काफ़ी पेशेंट रहते हैं, लो बैक एक वाले काफ़ी पेशेंट रहते हैं, उनका सिर्फ दवाई देके वो घर भेज सकता है, ठीक कर सकता है, या सालों साल वो पेशेंट वापस आते रहते हैं। गायनी के केसेस में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम वाले काफ़ी पेशेंट रहते हैं, प्रेगनेंसी वाले काफ़ी पेशेंट रहते हैं, ऐसे काफ़ी पेशेंट की भीड़ जमा रहती है, उनको सिर्फ दवाई देके भेजना रहता है। ऐसे पेशेंट जनरल सर्जरी के पास नहीं रहते हैं। जनरल सर्जरी के पास अगर अपेंडिक्स का पेशेंट आए तो आप बोलेंगे नहीं उसको कि अभी दवाई ले, बाद में आना, आप तो ऑपरेशन की बताएंगे। आपने ऑपरेशन बताया तो वैसे भी पेशेंट वापस नहीं आने वाले हैं। पाइल्स के सर्जरी में भी, पाइल्स के पेशेंट में भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको ठीक ही नहीं होता, तो आप अल्टीमेटली उनको ऑपरेशन कहते हैं, तो वैसे भी पेशेंट नहीं आता है। और क्या है, छोटे मोटे लंप में आप कौन सी दवाई देने वाले हो? सिस्ट है, इतना बड़ा यहाँ पे है, लाइपोमा है, आप क्या दवाई दोगे? वैसे भी पेशेंट नहीं आने वाला। तो ना के बराबर केसेस है जनरल सर्जरी में मेडिसिन से ठीक होने वाले, या मेडिसिन साइड की ओपीडी जो पेशेंट का लोड बढ़ाती है। तो अल्टीमेटली आपकी ओपीडी बिल्कुल नहीं रहने वाली। 5-10 ओपीडी में आपको खुश रहना पड़ेगा। आर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, इवन ईएनटी, ऑप्थेल्म, इसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस है मेडिसिन साइड और सर्जिकल साइड में। सिर्फ एमएस सर्जरी ऐसा, इसमें मेडिसिन साइड और सर्जिकल साइड में कोई बैलेंस नहीं है। मेडिसिन साइड 0 है, मेडिसिन के आपके पास पेशेंट ही नहीं रहते, और सर्जरी के पेशेंट वैसे भी हर पेशेंट ऑपरेट नहीं करता। 10 में से 2 या 3 पेशेंट ही ऑपरेट हो पाते हैं, बाकी पेशेंट शॉपिंग करने चले जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसे टैली करते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं। तो आज के डेट में सिर्फ अगर आपको प्रैक्टिस करना है सर्जरी की, तो एमएस सर्जरी अच्छी ब्रांच नहीं है। आपको इसके साथ कुछ और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपना हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में बाकी स्पेशलिस्ट रखना पड़ेगा जो बाकी प्रैक्टिस ग्रो करे, आपका हॉस्पिटल रन हो। सिर्फ और सिर्फ एमएस सर्जरी के भरोसे आपका हॉस्पिटल रन नहीं हो सकता, ये रियलिटी है, और ये रियलिटी मान के ही आपको आगे बढ़ना है। ये रियलिटी मैं आज फेस कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जैसे बडिंग डॉक्टर्स इसको फेस न कर पाए, इसकी सच्चाई जान ले। एमएस सर्जरी आज की डेट में एक डेड ब्रांच है, कोई नहीं करना चाहता एमएस सर्जरी। जिनको सिर्फ एमसीएच करना है वही करता है, और अभी तो डायरेक्ट एमसीएच भी आ गया है, डायरेक्ट डीएनबी भी आ गया है, डायरेक्ट आप न्यूरो में डीएनबी कर सकते हो, डायरेक्ट आप एमसीएच को जा सकते हो। तो मुझे लगता है आगे जाके एमएस जनरल सर्जरी ख़त्म ही हो जाएंगे, और ख़त्म ही कर दो, कोई राम नहीं है इसमें, ख़त्म कर दो इस ब्रांच को। बाकी स्पेशलिटी को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे बाकी स्पेशलिटी करेंगे, ये ब्रांच करने में 3 साल अपना गवाएंगे नहीं। आपको ये ब्रांच के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।